हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल वर्ल्ड एनेमी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, जिसके अंदर BS1, BS2, BS3, BS4 और BS6 आता है। इसमें इंजन के अंदर चारों क्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैस या धुआं निकलता है, उस धुएं को इट्स के अंदर रासायनिक क्रिया करके हार्मफुल गैसों को तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं BS1 की। BS1 में डीजल इंजन में आमतौर पर टर्बोचार्जर का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि उस समय डीजल पर्याप्त मात्रा में सस्ता मिलता था और टर्बोचार्जर काफी महंगा होता था। BS1 मानकों के अनुसार टर्बोचार्जर का उपयोग अनिवार्य नहीं था। इसमें इनलाइन FIP पंप का उपयोग होता था। अब आता है BS2। शुरुआत में ही डीजल इंजन मॉडलों में विशेष रूप से BS2 में टर्बोचार्जर का उपयोग नहीं किया जाता था। यह इंजन बिना टर्बोचार्जर के ही काम करते थे। यह तकनीकी अपेक्षाकृत नई थी और इसकी लागत बहुत अधिक होती थी। इसमें सभी भारी वाहन जैसे ट्रक, बस आदि इन इंजनों में धुआं सीधा साइलेंसर के द्वारा बाहर निकाला जाता था और इसमें इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप और रोटरी पंप दोनों का उपयोग किया जाता था और इसमें 500 ppm सल्फर कंटेंट की मात्रा होती थी। तो BS3 इंजन में टर्बोचार्जर का उपयोग इंजन की पावर और टार्क को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। BS3 इंजन में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कैटेलिक कन्वर्टर तकनीक का उपयोग किया जाता था, क्योंकि इन इंजनों में अधिक हवा पहुंचाकर ईंधन को जलाकर अधिक पावर प्रदान करना होता है। क्योंकि इन इंजनों में रोटरी पंपों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ इंजनों में इनलाइन फ्यूल पंप का भी इस्तेमाल किया जाता था। पेट्रोल और डीजल इंजन में सल्फर कंटेंट की मात्रा 100 ppm तक सीमित। दोस्तों, BS4 इंजन में निकलने वाली दूषित जली हुई गैस को और फिल्टराइज किया गया। इसमें HCR और यूरिया डोजिंग का छिड़काव किया जाता था, लेकिन कुछ गाड़ियों में कैटेलिक कन्वर्टर का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसमें नॉक्स का लेवल कम हुआ, लेकिन इस सिस्टम को लगाने से गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई। इसमें 50 ppm सल्फर कंटेंट की मात्रा सीमित थी। दोस्तों, आपने BS6 गाड़ी के साइलेंसर से पानी को टपकता देखा होगा। इसमें हार्मफुल गैसों को तोड़कर गैसों के ऊपर रासायनिक क्रियाएं की जाती है, जिसमें जला हुआ धुआं पानी की बूंद में कन्वर्ट होकर साइलेंसर के द्वारा बाहर निकलता रहता है। इस इंजन में सल्फर कंटेंट की मात्रा 10 ppm तक सीमित थी। दोस्तों, इट्स का सबसे पहला हिस्सा DOC होता है। इसका फुल फॉर्म डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। इंजन से निकलने वाला एग्जॉस्ट गैस या धुआं होता है। इस इट्स सिस्टम में क्या होता है, कौन कौन सी गैस होती है, हम इसको समझते हैं। DOC डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, इसमें एक मधुमक्खी वाला फोम जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो इंजन की तरफ से एग्जॉस्ट गैस आती है उसमें नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और PM, जिसका मतलब पार्टिकुलर मेटल। यहाँ एक टाइप का सूट या कालिक होता है। इसमें DOC के पहले एक T4 टेम्परेचर सेंसर होता है। यह सेंसर बताता है कि DOC के अंदर टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसी के अंदर जो मटेरियल है उसके ऊपर से जो गैस निकाली जाती है, उस गैस के ऊपर रिएक्शन हो जाता है। जो एग्जॉस्ट गैस से सूट निकलता है, सूट की मात्रा यहाँ पर 30% घटाया जाता है और बाकी का सूट आगे चला जाता है। इसके बाद DPF आता है। DPF में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डीजल पार्टिकुलर फिल्टर। यहाँ पर सिर्फ PM मतलब सूट रहता है। जो यहाँ कार्बन होते हैं उसे सूट बोला जाता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाला सूट रहता है, उसको यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वहाँ पर अंदर ही अंदर जो जमा हुआ कार्बन या सूट रहता है उसको पूरी तरह से जलाकर खत्म किया जाता है। दोस्तों, DPF के दोनों तरफ दो पाइप लगी रहती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, और यहाँ दोनों पाइप जहाँ मिलती है वहाँ हमने DP सेंसर लगा रखा है। DPF चौक हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा? DP सेंसर क्या करता है, यह ECU यानी ACM को सिग्नल भेजता है। DPF यहाँ पर कितने प्रतिशत तक चौक या ब्लॉकेज हो गया है,
अगर यहाँ ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया है तो यहाँ सिग्नल देगा और रीजनरेशन करवाएगा। यहाँ डीपी सेंसर के द्वारा ही पता चल पाता है। इसमें टेम्परेचर सेंसर लगाने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी के ऊपर यहाँ सिस्टम काम करता है। दोस्तों अब आता है SCR का फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। यहाँ इंजन से निकलने वाले नॉक्स को यहाँ पर तोड़ा जाता है। DOC से बचकर निकली हुई वो गैस है, उसमें नॉक्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रहता है, उसी के ऊपर यहाँ पे रिएक्शन किया जाता है। DPF के बाद T6 टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है। इसके पहले T4 T5 दो टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन T6 टेम्परेचर सेंसर क्यों दिया गया है? तो दोस्तों T6 टेम्परेचर सेंसर इसलिए दिया गया है, इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद यूरिया का छिड़काव होता है और साथ ही साथ आने वाला अमोनिया जो NH3 है उसको भी तोड़ा जाता है। जब T6 का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता है तब तक यूरिया डोजिंग यूनिट काम नहीं करता है। दोस्तों अब आते हैं मिक्सर के पास मतलब जहां यूरिया इंजेक्टर लगा हुआ है, उस इंजेक्टर की सहायता से जो गैस आने वाली है उसी गैस के ऊपर स्प्रे किया जाता है। यूरिया जो हम एडब्ल्यू या डेप बोलते हैं उसका इसके अंदर स्प्रे किया जाता है, उसको एग्जॉस्ट गैस के साथ मिलाया जाता है। अब आता है इट्स के लास्ट वाला भाग ASC। इसका फुल फॉर्म होता है अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो बचा हुआ अमोनिया NH3 उसको यहाँ पर तोड़ा जाता है और आगे बाहर निकालते टाइम नाइट्रोजन और H2O पानी में कन्वर्ट करके इसी गैस को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों इसी तरह से साइलेंसर से निकलने वाला धुआं होता है जो एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में आता है, जो कि BS6 का बड़ा वाला साइलेंसर है, उसी के अंदर आने के लिए इसी तरह से जो रिएक्शन होकर एग्जॉस्ट गैस को शुद्ध करके बाहर निकाला जाता है।